आज से 9 साल पहले एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता ने भाजपा को वोट किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। मित्रों, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, काला धन वापिस आएगा, हर देशवासी के जेब में यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे। मुझे पता नहीं भोपाल के किसी प्रेस के साथी के अकाउंट में आया है कि नहीं, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। किसान की आय भाइयों बहनों दुगनी हो जाएगी। अब लागत दुगनी हुई, आय तो दुगनी हुई नहीं। और बाद में अमित शाह ने कहा, एक इंटरव्यू में कहा, कैमरे के सामने कहा कि चुनाव के वक्त जो हम कहते हैं वो करना थोड़ी होता है, वो तो जुमले होते हैं। अब 9 साल के बाद आज आपके सामने एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते कुछ तथ्य थोड़े आपके सामने मैं रखूंगा। उसके बाद आपको समय आपका ज्यादा नहीं लेना है, इसलिए कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स के साथ जिन तथ्यों पे मैं बात करूंगा उसकी हिंदी और इंग्लिश रिटन प्रेस नोट भी हमारे मीडिया के साथी यहां पे आपको देंगे। राहुल गांधी जी ने भी जो लोकतंत्र में जनता से सीधे जुड़े हुए 9 पहलू हैं, 9 साल हुए हैं, 9 सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे। पत्रकार मित्रों के तो हम सवाल लेते हैं, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और करते हैं तो सवाल नहीं लेते हैं। 9 में से एक भी सवाल का जवाब, राहुल गांधी जी के उठाए सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, यानी गरीब या मिडिल क्लास है, उनका और बहुत पैसे वालों के बीच का फासला कम करने की जिम्मेवारी लोग, यहां तो उल्टा हुआ है। सबको लूट के छोटे लोगों के ऊपर, आपके ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर टैक्स 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 डाला जा रहा है, और जो मित्र हैं इनके उनको माला माल किया जाता है। उनकी आमदनी और बढ़ रही है और आम नागरिक की हालत खराब हो रही है। हमारे एलपीजी गैस, रसोई गैस जिसको कहते हैं, लाल सिलेंडर यूज करते हैं, वो गैस हमारे यहां नहीं होता है, हमें इंटरनेशनल मार्केट में से लाना होता है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारी यूपीए सरकार रही, ये जो एलपीजी गैस है उसका इंटरनेशनल मार्केट में दाम तय होता है सऊदी अरामको के जरिए। और कांग्रेस की यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान ये सऊदी अरामको ने एलपीजी के जो दाम रखे थे उससे कई कम दाम, बीजेपी के 9 साल के एवरेज को देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी कम हुआ, माने सस्ता हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। पर 410 का सिलेंडर भोपाल में, मुझे पता नहीं, दिल्ली में तो 1103 है, तो यहां 1100 के आसपास भोपाल में भी है, 1200 है, 1108 है। तो क्यों ये दाम बढ़े? हमारी सरकार थी कांग्रेस की, एवरेज यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड कभी भी $100 से कम नहीं हुआ, एवरेज $100 से ऊपर रहा।
$135 पर बैरल दाम गया, पर हमने कभी पेट्रोल या डीजल को 100 का आंकड़ा छूने नहीं दिया। हमारी सरकार थी 2014 में जब शासन छोड़ा, $116 पर बैरल कच्चे क्रूड की प्राइस थी। और मोदी जी के शासन में जब कोरोना आया, सिर्फ $30 पर बैरल कच्चा क्रूड हुआ। दुनिया भर के देशों ने सस्ता दिया पेट्रोल और डीजल, हमें किसी को लाभ नहीं मिला। एवरेज कभी भी $100 से ऊपर कच्चा क्रूड नहीं गया। $70 पर बैरल दाम होते हुए भी ₹100 प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल छुआ। ये इनके वक्त में हुआ। मैं महंगाई से जब जनता इतनी परेशान है, इसको शुरू कर देंगे, जरा यहां रख दीजिए। उस वक्त पे जो मोदी जी ने कहा था महंगाई पे, मैं उसकी एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। आपको भी कह रहे थे जब वो विरोधी दल में थे कि मीडिया को क्या हो गया है, रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए क्या महंगाई मुद्दा नहीं है। ये मोदी जी तब कहते थे जब पेट्रोल डीजल सस्ता था, जब गैस का सिलेंडर 1100 नहीं 410 था, तब मोदी जी कहते थे कि महंगाई मुद्दा है। और मेरे देश के मीडिया को क्या हो गया है कि रूलिंग पार्टी को मीडिया सवाल नहीं करती। कुछ गोदी मीडिया हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप मोदी जी की सुनते हो तो ये वीडियो को सुनो जरा और पूछो कि क्या महंगाई मुद्दा नहीं है। मैं आपको दूसरे मुद्दों पे जो बात करना चाहता हूं, जो मोदी जी ने इस वीडियो में भी कहा, भ्रष्टाचार। आज अगर कोई भी सच बोलता है तो उसके वहां ईडी जाती है, इनकम टैक्स जाता है, सारी एजेंसियां उसके पीछे लगती है, चाहे वो मीडिया के मालिक हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल का कोई नेता या शासक हो या उनका सपोर्टर हो। कर्नाटक के चुनाव के दौरान खरगे साहब के बेटे जहां से चुनाव लड़ रहे थे, वहां कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वहां इनकम टैक्स की रेड करवा दी, कुछ मिला नहीं और खरगे साहब के बेटे चुनाव अच्छे से जीत के आए। और वही कर्नाटका में करोड़ों रुपया भाजपा के विधायक के वहां से मिलते हैं, लोकायुक्त रेड करते हैं, करप्शन के पैसे हैं, पर वहां ना ईडी जाती है ना इनकम टैक्स जाता है। और जो भी भ्रष्टाचारी है, केसेस चलते हैं। ये 9 साल में बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारे पाप धुल जाते हैं उनके, पाक साफ वो बनके फिर से भाजपा में गए तो केसेस सारे बंद और दूध के दूल्हे हो जाते हैं। ये 9 साल का उनका चिट्ठा है। मैं एक और बात पे आपका लक्ष्य दोहराना चाहता हूं। हमने कभी भी आतंकवाद पे, हमने कभी भी विदेश नीति पे, हमने कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं की है। दल के हित से ऊपर हमने देश के हित को रखा है। वरना भाजपा शासन में थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किले पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हमारे वहां से आतंकवादियों को कांधार छोड़ने गए, पर हमने इसके ऊपर राजनीति नहीं की थी।
पुलवामा का हमला हुआ, उस हमले के बाद आपके मीडिया के साथियों ने कुछ राहुल गांधी जी के सामने बूम रखे कि क्या इनका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्यों हमारे जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया। राहुल गांधी जी ने, चुनाव सामने था, राजनीति हो सकती थी, पर राजनीति नहीं की और उन्होंने कहा कि वक्त हमारे जो शहीद हुए हैं उनके दुख में उन परिवारों के साथ रहने का है, राजनीति का नहीं। पर जब टॉप मोस्ट पोस्ट पे जो रहे वो हमारे आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी रिटायर्ड, उन्होंने सवाल उठाए, बीजेपी के बनाए हुए गवर्नर साहब ने सवाल उठाए, तब भी मोदी जी चुप है। आज वो कहते हैं कि अगर आप राष्ट्र की सेना के ऊपर कुछ बोलोगे, अगर आप चाइना या पाकिस्तान की बॉर्डर पे कुछ बोलोगे तो आप राष्ट्रद्रोही माने जाओगे। यही मोदी जी थे, बार बार हमला करते थे मनमोहन सिंह जी की सरकार के ऊपर। चाइना की बॉर्डर पे हमारे एक जवान को कभी एक खरोंच नहीं आई थी। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान मोदी जी के शासन में शहीद हो गए। कहते थे मैं एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा। क्या हुआ? आज मैं आपको बीजेपी के एक सांसद, जो सीनियर सांसद तो है बीजेपी के, पर उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी है, तापिर गाओ, मैं आपको उसका एक ट्वीट दिखाता हूं। आज भी ये ट्वीट जिंदा है, उनके ट्विटर पे है। मैं हमारे मिश्रा जी को ये ट्वीट भी भेज दूंगा, आपको भी वो शेयर करेंगे। इन्होंने लिखा है कि चाइना ने हमारी सरहद में रोड बना लिया है, हमारी सरहद के अंदर चाइना आ गया है और हमारे लोगों को उठा के चाइना ले जाता है। ये बीजेपी का सांसद कहता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है वो, और फिर भी मोदी जी कहते हैं मित्रों यहां ना कोई आया है, यहां ना कोई गया है। अमित शाह जाके कि 1 इंच जमीन नहीं लेने दूंगा। अरे ये तुम्हारा सांसद कह रहा है भैया, इसके ऊपर जवाब तो आप दीजिए। हमारा देश उद्योग प्रधान देश नहीं है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। काले कानून किसानों की ताकत थी, मजबूर होकर मोदी जी ने वापस लिए। पर उस वक्त जो समझौते के वक्त जो प्रॉमिस दिया गया था, उसे आज तक फुलफिल नहीं किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनन बनाना आज तक नहीं हुआ है। और चुनाव के वक्त मोदी जी ने कहा था कि मैं खुद एक काम करूंगा कि किसानों का कर्जा माफ करूंगा। शायद लोग भूल गए होंगे, मैं आपके जरिए उस वीडियो को दिखाना चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। मध्य प्रदेश में अगर किया तो कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख से ज्यादा किसानों को कर्जा माफी की और भी काम करना चाहते थे अगर हमारे विधायकों को नहीं तोड़ते।
बीजेपी की 9 साल की सरकार को यह सवाल है कि मोदी जी ने कहा ये मेरी गारंटी मान लीजिए, क्या किया कर्जा माफ? तो ये मैंने इसलिए आपके सामने ये वीडियो रखा है। सामाजिक समरसता, हम और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। वो हमारे वो पूर्वज थे, हमारे वो स्वतंत्र सेनानी थे। देश की आजादी के वक्त हमारे नेताओं की वो सूझ थी कि उन्होंने इस देश में मजहब के नाम पे कट्टरता नहीं लाए और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, सभी मजहब का सम्मान और इस देश का जो ओरिजिनल मजहब है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सुप्रीम पावर एक है। उसे तुम भगवान कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, यीशु कहो, कुछ भी कहो, सुप्रीम पावर एक है। वो बात रखते हुए हमने जो संविधान बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में दिया, तो हमारा देश आज भी सभी को साथ रख के लोकतंत्र को जिंदा रख पाया। मोदी जी ने वोट पॉलिटिक्स के नाम पे, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, इस सिद्धांत के साथ जो काम किया, इससे 9 साल में देश को बहुत नुकसान हुआ है। सामाजिक न्याय पे हमने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। जो दलितों के खिलाफ 23% अत्याचार बढ़े, महिलाओं के खिलाफ के अत्याचार में बढ़ोतरी हुई और जो 3.1 लाख थे 2013 में, आज 4.2 लाख केसेस बने हैं। उसके आंकड़े मेरी रिटर्न प्रेस नोट में आपको मिलेंगे। हमारी कुछ संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं पे इन 9 साल में जो हमले हुए हैं, उसकी डिटेल मैंने रिटर्न प्रेस नोट में मेरी दी है, इसलिए मैं लंबा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं। जन कल्याण की कुछ योजनाएं थी, उसको नुकसान करने का काम 9 सालों में हुआ है। मनरेगा एक गरीब परिवार के लिए कितना उपयोगी है, उसमें कटौती हुई, या बीजेपी के कार्यकर्ता उसी में से भी चोरी करते हैं। जो असल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या गरीब या मध्यम वर्ग का काम होना चाहिए, वो नहीं, पर अपना वैभव 27 लाख करोड़ का विस्ता प्रोजेक्ट। मैं खुद एक सांसद हूं, हम पार्लियामेंट में बैठते थे, वो बिल्डिंग है जहां हमारा संविधान बना, संविधान सभा। उस बिल्डिंग को छोड़ के 27 लाख करोड़ क्यों जरूरत थी? अगर आप इस देश में महात्मा गांधी जी की सादगी का हम सम्मान करते हैं, मैं घुमा हूं यूरोप के देशों में, वहां पुरानी पार्लियामेंट के बिल्डिंग को वो कितना भी खर्च करके रखते हैं। वो कहते हैं कि हियर देयर इज अ पॉजिटिव वाइब्स, यहां एक सकारात्मक ऑरा होता है, यहां उन महान व्यक्तियों के विचार घूमते रहते हैं, तो हम इस बिल्डिंग को छोड़ेंगे नहीं, ये भावना वहां रहती है। पर सिर्फ जनता के पैसे जाए तो जाए, मेरा नाम लगना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के जिंदा आदमी कभी अपना नाम नहीं लगाता, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया। उसी तरह पार्लियामेंट में सिर्फ मेरी नेम प्लेट लगनी चाहिए। इसलिए जो एक शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी महिला है, देश की सबसे बड़े संवैधानिक ऊंचे पद पे बैठी है, उस महिला के हाथों से नहीं, उनको नहीं बुलाऊंगा, मैं इसका इनॉग्रेशन करूंगा। ये अहंकार है, और जिसकी सोने की नगरी थी, अहंकार उसका भी नहीं टिका है। कर्नाटक की जागृत जनता ने ये उपदेश दिया है। कर्नाटक की जागृत जनता ने बीजेपी को नकारा है इन्हीं मुद्दों की वजह से।
और आखिर का मुद्दा हमारा कोरोना का है। कोरोना में जिस तरह से गलतियों पे गलतियां की, एक्सपर्ट नहीं, मैं मन की बात करूंगा, मैं कहूंगा वही। मित्रों, महाभारत का युद्ध 14 दिनों में जीता था, हम कोरोना को 18 दिन में हरा देंगे। क्या मिला? लॉकडाउन, जो जहां है वहां रहे, ना सोच ना समझ, ना लोगों को अपने वतन में जाने दिया। कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसानियत दिखाइए, कुछ मुआवजा दीजिए, मुआवजा तक नहीं देना। और वैक्सीन के नाम पे भी गफला, ये चीजें हुई हैं। ये 9 साल का मिसरूल है। आपके कोई सवाल होंगे तो उसका स्वागत रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप आए, आप सभी का दोबारा फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। यस, देखिए यही है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके एविडेंस होने चाहिए, जो परंपराएं हैं उसका पालन होना चाहिए। पार्लियामेंट पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर मानी जाती है और इसे वहां किसी भी तरह का पार्टी पॉलिटिक्स वहां नहीं होना चाहिए। गुजरात की विधानसभा, मैं गुजरात से आता हूं जहां से मोदी जी भी आए, फर्स्ट स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के पहले स्पीकर मावलंकर जी गुजरात में रहते थे, तो उनकी वजह से वहां परंपरा थी। हमारी लोकसभा में भी उन्होंने परंपरा डाली कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर पार्लियामेंट का प्रीमाइसिस। तो वहां प्रधानमंत्री नहीं, स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उनके जरिए होना चाहिए। हमारा जब बना वहां पे हाउस, तो गुजरात में भी गवर्नर और स्पीकर ने जाके इसका नए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। यहां सारी परंपरा तोड़ के सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं। तो जयराम रमेश जी ने कहा है, उनके ट्वीट पे आप देखिए तो डिटेल के साथ उन्होंने एक सही मायने में कुछ तथ्य रखे हैं। 20 पॉलिटिकल पार्टी लाइक माइंडेड्स हैं, सबने मिलके, हम नहीं चाहते कि हम ऐसे प्रोग्राम का बहिष्कार करें, पर ये मजबूर करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी पॉलिटिक्स लाते हैं, इसलिए करना पड़ा है। देखिए, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को लेके बीजेपी चलाती है और खुद ही व्हाट्सएप पे गलत चीजें रखती है। आज तक जो चीज नहीं रही, आज तक, उसको लाने का मतलब आप परंपरा तोड़ रहे हो। दुनिया में 2 टाइप की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। एक कहते हैं ब्रिटन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पे प्रेसिडेंशियल नहीं होता है, जहां पे जो बड़ा दल चुनाव जीतता है उसके बाद उसका नेता। और दूसरी एक अमेरिकन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और वो फिर अपनी कैबिनेट बनाता है। हमारे संविधान में हमने ब्रिटन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया, और वो क्या है? वो यही है कि जो परंपरा है वो कानून बन जाता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट में नियम नहीं है, परंपरा ही नियम माना जाता है। तो आज तक की आजादी के बाद की परंपरा में जो चीज नहीं रखी गई है, वो उस वक्त पे हमारे पूर्वजों ने सोच समझ के तय किया होगा। उस परंपरा को तोड़ना माने पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तोड़ना है। और इसीलिए जो जयराम रमेश जी ने बात की है, वो सही मायने में एक सही एंगल पे हुई है। देखिए, हमने जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ कहते नहीं है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की यूपीए सरकार के वक्त हमने एक चुनावी घोषणा पत्र बनाया था,
तो सोनिया गांधी जी खुद उसका मॉनिटरिंग करती थी। हमने कहा था कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन लाएंगे, हम राइट टू इंफॉर्मेशन लाएं। जो एक सांसद या विधायक सवाल पूछ के जवाब ले सकता हो, एक आम नागरिक भी सवाल पूछने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन में दिया। हमने कहा था राइट टू एजुकेशन लाएंगे, राइट टू एजुकेशन हम लाए। हमने कहा था फॉरेस्ट की लैंड पे आदिवासियों का अधिकार, कानून बना के हम लेके आए। हमने कहा था मनरेगा लाएंगे, हम मनरेगा लेके आए। तो जो चीज हम कहते हैं वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी राजस्थान में राजस्थान सरकार ने कहा कि 500 रुपये में हम गैस का सिलेंडर देंगे, उन्होंने शुरू किया वहां पे। हम कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। हिमाचल में सरकार बनी, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। राजस्थान ने 100 यूनिट बिजली फ्री माफी की थी, कर दी थी, अब 200 यूनिट कर दिया है, उन्होंने अनाउंस, वो कर रहे हैं। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी यहां का, मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र बनाने के वक्त जो भी चीज, या अभी हमने जो 5 मुद्दे रखे हैं, उन 5 मुद्दों को जो आपके सामने बार बार हमारे नेता कहते हैं वो लागू करेंगे, और जो भी हमारा मैनिफेस्टो बनेगा उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। देखिए, पेट्रोल और डीजल जो है, हमारी तो पहले मांग थी कि आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी में इसको क्यों नहीं ला रही है? अगर जीएसटी में लाती है तब तो ठीक है। आपको याद होगा यूपीए सरकार में, मेरे पास उसका वीडियो भी है पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में 135 यूएस डॉलर पर बैरल प्राइस गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम किए कि पेट्रोल डीजल सस्ता मिले। और मनमोहन सिंह जी ने एक रिक्वेस्ट की कि जो भी राज्य है वो भी थोड़ा अपना, उस वक्त वैट था, कि वैट कम करे। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि हम 1 पैसा कम नहीं करेंगे, एक्साइज और सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कम करे, तुम लोग पाप करो और उसको हम धोएंगे, वो धुलने की हमारी तैयारी नहीं है। हम 1 पैसा कम स्टेट नहीं करेगा, सेंट्रल की जिम्मेवारी है, सेंट्रल ही कम करेंगे। तो मोदी जी आज सेंट्रल में बैठे हैं, जिम्मेवारी किसकी है? भारत सरकार की है, क्योंकि एक्साइज और सेस दोनों ही सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल पे हैं तो भारत सरकार का है। हमारी सरकार में हमने कम किया था, 135 यूएस डॉलर पर बैरल होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल आज जो है उससे कहीं सस्ता, माने 68 रुपीज एंड 70 रुपीज तक ही रोक दिया था, आज 95 या 98 हो रहा है। तो उसके लिए जिम्मेवार जो है वो भारत सरकार है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।